हे गाइस, हाउ आर यू। आज बच्चे इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1.6 करवाऊंगा, जो कि आपका एनसीईआरटी का सोल्ड है ना, सोल्ड दे रखा आपको। उसके साथ देखो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में क्या दिक्कत रहती है, वो समझा देता बट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करीबन दो तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, एक तरीका जो मेरा खुद का है, दूसरा तरीका जो आपको बुक्स फॉलो करवाती हैं। ठीक है, तो देखो जो आपको 1.6 क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमें जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखा है +q। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो गिवन है इसके जो बिल्कुल सेंट्रोइड पे जो इसके ट्रायंगल के सेंटर पे है, हमें प्लस कैपिटल चार्ज q दे रखा है और ये कह रखा है कि उसका जो साइन है, उसका जो चार्ज है, उसका साइन जितने भी और चार्जेस है उनके इक्वल है, मतलब प्लस वाला चार्ज है। अगर है ना उधर +q है तो हमारे ये जो कैपिटल q है वो भी प्लस चार्ज ही है। ठीक है, तो हमें बता रखा जो सेंट्रल जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा। ठीक है, तो अभी देखो भाई इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। अब आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो क्लास 11th की फिजिक्स है उसकी भी पावर दिखाऊंगा। जिसको वेक्टर आता है वो, जिसको मैकेनिक्स आता है वो, मतलब इसमें आपको वेक्टर आना चाहिए और थोड़ा सा बेसिक सेंस होनी चाहिए आप में, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो इस तरीके से ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे अब मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है, इन पे हमारा चार्ज रखा इधर +q और यहां पे भी +q, ये चार्ज रखे तीन। समझ में आ गया। अब आप क्या करो, इस तरीके से आपको पता है ये अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपको लग रहा है कि भाई जो ये पॉइंट होगा, देखो ए बी सी, मैं इस पॉइंट को बोलता हूं डी, ये डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट जो होगा ये हमारा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने यहां पे कैपिटल Q चार्ज रख रखा है। ठीक है, कैपिटल Q चार्ज, उसका साइन हमारा जैसे इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। समझ में आपको। अब हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो अब देखो अगर मैं इसकी जो ये आपको जो दिख रहा है, ये तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड में मान लेता हूं ये L है, ये भी L है और ये भी L है। क्लियर है, तो अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि भाई ये पोजीशन 1 है, मान लो ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ऐसा भी मान लेता हूं मैं। तो देखो इसकी वजह से जो इधर फोर्स होगा, आपको पता है रिपल्सिव फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो ध्यान से देखो ये फोर्स की डायरेक्शन कुछ इसके अलोंग होगी। ध्यान से देखो, है ना, कुछ फोर्स ये होगी, देखो F1 फोर्स मेरी ये होगी। ठीक है, और F2 फोर्स मेरी ऐसे होगी। ध्यान से देखो, क्लियर है, क्योंकि देखो रिपल्सिव फोर्स हमें निकालना इस पे है, तो F2 फोर्स मेरी देखो ऐसी होगी। क्लियर है, ये F2 फोर्स होगी और F3 फोर्स कैसे होगी, F3 फोर्स ऐसी होगी, ये है मेरी F3 फोर्स। समझ में आया यहां तक, कुछ भी नहीं था यहां तक। अब हमें क्या है, अगर F1 निकालना है, F1 निकालना तो मेरे को पता है भाई कूलम्ब फोर्स कैसे निकलती है, F = K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। तो R कौन सा होगा, R हमारा ये होगा AD होगा, तो हमें ये AD लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ बच्चे, जो AD लेंथ होगी वो मेरी किसके बराबर होगी। देखो जो मैंने ऐसे निकाला है, जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का डायरेक्शन वर्टिसेस से इक्वल रहता है, तो भाई AD बराबर होगा CD के बराबर होगा, है ना, और BD के बराबर होगा। क्लियर है, तो देखो ध्यान से, जो मेरा AD होगा, AD विल बी इक्वल टू AD CD या फिर BD CD, है ना, क्योंकि आपको पता जो हमारा सेंट्रोइड से जो वर्टिसेस के जो डिस्टेंस होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होता है। ये तो अपने काफी बचपन में पढ़ी थी ये बातें। ठीक है, तो अब ये होगा कितना, हालांकि निकालने की जरूरत है नहीं आपको, बट फिर भी निकाल लो, कोई बात नहीं। तो आप मेरे को ये बताओ कि भाई ये एंगल क्या होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखो टोटल आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल विल बी कंसिस्ट ऑफ 60 डिग्री, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मेरा जो ये C, इसको मैं बोलता हूं E, तो बताओ मेरे को CE जो होगा, CE
वो सीई किसके बराबर होगा बच्चे, जो सीई होगा ये हमारा होगा BC cos 30 होगा ना, BC cos 30, और cos 30 मेरा क्या होता है √3/2, ठीक है, √3/2, और BC मेरा क्या है, BC मैंने मान रखा था L लेंथ का है, ठीक है, तो क्या आएगा √3/2L, क्लियर है। अब मेरे को ये CE आ गया, बट मेरे को तो CD चाहिए है। अब आपको पता सेंट्रोइड से, है ना, ये टोटल अगर L है तो ये कितना होता है, ये 2/3L होता है, और ये क्या होता है हमारा 1/3, क्लियर है आपको। ये क्या होता है, अगर मान लो ये टोटल, अगर मान लो ये इसकी वैल्यू मान लो A है, तो ये क्या होता है CD क्या हो जाएगा 2/3A, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/3, ये पढ़ रखा आपने। तो हमें निकालना है अब CD, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो CD विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ CE। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3, और CE मेरा क्या है, CE के लिए ये चीज है, तो 2 से 2 ये आ जाएगा आपका 1/√3L, ये आया, मतलब आप बोल सकते हो इसको L/√3। ये आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो ये मेरा है L/√3, तो ये CD मेरा निकल चुका है। तो बताओ जो जितने तीनों बराबर होंगे, ध्यान से देखो, AD बराबर है BC इक्वल टू CD, ये सभी होंगे हमारे L/√3 के इक्वल, समझ में आ गया, ये तीनों तो इक्वल हो गए। अब बात आती है ये फोर्स निकालते हैं हम F1, तो ये बताओ बच्चे जो F1 F2 F3 होगी, क्या वो तीनों इक्वल नहीं होगी क्या। देखो F1 पे क्या होगा, ये चार्ज सभी में होगा। अगर देखो मैं अब F1 निकालता हूं, ध्यान से देखो, F1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, F1 विल बी इक्वल टू K हमारा क्या है 1/4πε0 है, K इंटू में Q1 ये है, कैपिटल Q ये है, तो क्या है कैपिटल Q अपॉन में R²। अब मैं जो मेरा ये AD BC और जो CD है ना, इसको मैं बोल देता हूं कि चलो भाई ये R है, R मैंने क्या मान लिया, जो L/√3 को मैंने R मान लिया, तो मेरा क्या आएगा R² आएगा। जब मैं F2 निकालूंगा तो हमें पता है ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा R ही होगा, और हमारा ये क्या है, हमारा फोर्स भी जो चार्ज है कैपिटल Q स्मॉल q ये भी सेम ही है। तो आपको लगता नहीं भाई जो मेरा F2 होगा ये भी बराबर होगा F3 भी बराबर होगा, ठीक है। अब F1 F2 F3 को मैंने बोल दिया F के बराबर है ये भाई, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे जो तीनों फोर्सेस हैं वो तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं बच्चों, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड की है। तो अब क्या करें, अब मैं देखो थोड़ा सा इसको इस पॉइंट को निकाल के यहां ले आता हूं, ध्यान से देखना यहाँ पे, मैंने इसको ऐसा कर दिया कि भाई ये ऐसी फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, ध्यान से देखना ये F2 है, और ये F3 है, क्लियर है। तो अब इस पे अगर नेट फोर्स निकालनी पड़ती है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जितने भी फोर्सेस हैं इनको रिजोल्व करेंगे। कैसे, एक तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे भाई हॉरिजॉन्टल में क्या है, क्या जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है ना, फिर वर्टिकल में देखेंगे अभी वर्टिकल में क्या आएगा। अब हॉरिजॉन्टल में कुछ वैल्यू आई, अगर वर्टिकल में कुछ आई तो दोनों से हमारा नेट निकल जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, और ये हमारा क्या है F1। अब देखो F1 F2 F3 तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों को F लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर ये है तो अगर मैं यहां पे देखो एक हॉरिजॉन्टल ये बनाता हूं इस तरीके से, तो आप बताओ जितनी भी मेरी फोर्सेस हैं इनके बीच में एंगल कितना होता है। ध्यान से देखो, ये एंगल 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एंगल मेरा 120 का होगा, 120 का। और आपको दिख रहा है ये एंगल क्या है 90 का, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, समझ में आपको। अब इसका कंपोनेंट यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये F cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट क्या होगा हमारा F cos 30 डिग्री, क्लियर है। तो अब बताओ मेरे को हॉरिजॉन्टल और तो कुछ नहीं दिख रही आपको, हॉरिजॉन्टल में आपने रिजोल्व कर दिया, तो हमारा क्या है F cos 30 उधर, F cos 30 इधर, तो F हॉरिजॉन्टल में मेरी फोर्स क्या होगी, देखो ध्यान से, उधर जो कंपोनेंट है उधर इतना है, तो मेरा नेट फोर्स आया 0 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है। अब बात आती है वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट में देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो ये वाला कंपोनेंट था इसके अलोंग क्या होगा, ये ध्यान से देखो F sin 30 डिग्री, और ये भी क्या होगा F sin 30 डिग्री, क्लियर है। तो F sin 30 प्लस में F sin 30 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2F
साइन 30 डिग्री आ गया। तो अब बताओ साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2f इंटू में 1/2, 2 से 2 तबाह, तो बच गया f। सही है। तो जो मेरा नेट फोर्स है बच्चे, वो इधर क्या लगा, इन दोनों की वजह से क्या लगा, ऊपर ये f लगा, ऊपर f लगा, और नीचे क्या है, नीचे भी f है। तो जो मेरा f वर्टिकल होगा, वर्टिकल ध्यान से देखो, f वर्टिकल क्या होगा मेरा, ऊपर भी f नीचे भी f, तो कितना आ जाएगा 0। तो देखो मेरा हॉरिजॉन्टल भी 0 आया था और वर्टिकल भी 0 आया था। अगर हम देखो एफ नेट कैसे निकालते हैं, हम एफ नेट ऐसे निकालते हैं बच्चे कि जो हमारा वर्टिकल था और जो हॉरिजॉन्टल था, एफ वर्टिकल का स्क्वायर प्लस में एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, ये ऐसे एफ नेट निकलता है। क्लियर है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो एफ नेट ऐसे निकलता है, बट इस केस में हमारा जो एफ हॉरिजॉन्टल है वो भी 0 आया था और एफ वर्टिकल वो भी 0 आया था। तो एफ नेट मेरा क्या यहाँ पे, एफ नेट विल बी इक्वल टू 0 ऑन चार्ज, क्या होगा, ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। इस क्यू पे मेरा नेट फोर्स 0 आया बच्चे। क्लियर है। तो ये तो था मेरा तरीका जो मैंने क्लास 11th की हेल्प से, जैसे ना, जैसे जिसको अगर वेक्टर में को अच्छी पकड़ है तो फोर्स रिजोल्व करके आराम से निकाल सकता है। ठीक है। अब जो बाकी आपको एनसीईआरटी ने फिर कोई और बुक्स ने जिस तरीके से फॉलो करवा रखा, अब उसको ध्यान से देखना, वो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मेरे ख्याल से आपने ये चीज नोट कर ली होगी। ठीक है, ये चीज नोट कर ली, तो मैं यहीं पे दूसरा तरीका करवाता हूं जो कि बुक्स फॉलो करती हैं, कि देखो वो किस तरीके से हमारा ये नेट फोर्स उन्होंने वो 0 करती हैं। तो अब देखो वो, हालांकि देखो यहां पे थोड़ा बहुत 11th का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, बट आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो तीनों फोर्स इस तरीके से कि F1 उधर है, देखो F1 इधर है ना, F3 इधर है, ये F1 है, ये F3 है और ये F2 है। क्लियर है, ये इस तरीके से है। तो ये ना हमारे फोर्स डायग्राम होते हैं, फोर्स डायग्राम है, एक्सेलरेशन डायग्राम होंगे, वेलोसिटी डायग्राम होंगे। ये क्लास 11th में आपको ना ये देखा था किस डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन लग रही है, और एक्सेलरेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारा फोर्स का डायग्राम भी होता है। क्लियर है। तो भाई हमने देखा था भाई जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का, जैसे भाई हमारा ये था, जैसे भाई अब सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती थी, है ना, टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगती थी। तो हमने इस तरीके से डायग्राम बनाए थे, फोर्स डायग्राम, है ना, एक्सेलरेशन डायग्राम क्लास 11th में। तो ध्यान से देखो हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो देखो अब इस पे फोर्स F1 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इधर बना लो भाई, ये मेरी F1 की डायरेक्शन है। क्लियर है, ये F1 की डायरेक्शन है। और F2, अब देखो F1 की ऐसी है, F2 कैसी, F2 की ऐसी है, ध्यान से देखो, है ना, ये F1 की डायरेक्शन है, तो F2 की डायरेक्शन कुछ ऐसी है भाई। क्लियर है। और F3 कैसी, F3 की मान लो ये ऐसी, F3 की मान लो ऐसी है। क्लियर है। तो अब इनको एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो यहां से, इस तरीके से बनता हुआ है ना। तो ये किसकी डायरेक्शन थी, ऐसे ऐसे F1 की, तो ये है मेरा F1, ये है मेरा F1 फोर्स है। ठीक है। F2 की कैसी थी, ऐसी, F2 की ऐसी थी, तो ये मेरा है F2। ठीक है। और F3 कैसी, F3 की नीचे है, ऐसे है F3 की, समझ में आएगा। तो अब इसका हमें नेट फोर्स निकालना भाई, कि भाई इस पे नेट फोर्स कैसे होगा। अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। अब मेरे को क्लास 11th में मैंने जो आपको ये ट्रायंगल लॉ में सिंपल बताया था, आपको ट्रायंगल लॉ किस तरीके से बताया था, आपको मैंने ऐसे बताया था कि अगर मान लो एक फोर्स जा रही हो ऐसे, F1 ऐसी फोर्स जा रही हो, और F2 कोई ऐसी फोर्स, इस तरीके से फोर्स जा रही हो, F2 ऐसी फोर्स जा रही हो, और एक फोर्स अगर ऐसी हो, है ना, एक कोई फोर्स ऐसी हो F3 कि भाई जिनका दो एक डायरेक्शन में हो, और तीसरा उनके देखो ये ऐसे घूम के ऐसे, ठीक है ना, तो ये इसके F3 इसके अपोजिट है। तो यहां पे हमारा ट्रायंगल लॉ से हमने क्या देखा था कि जो मेरा F3 आया था दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस में F2, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है। वहीं पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर मान लो F3 की डायरेक्शन ऐसी ना हो गया, अगर ऐसी हो जाए, अगर ऐसी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एज अ साइक्लिक ट्रायंगल बन जाएगी, साइकिल ट्रायंगल। साइक्लिक ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन अगर ऐसी हो जाती, ध्यान से देखो, अगर इन केस इसकी डायरेक्शन F3 की ऐसी हो जाती, तो उस केस में मेरा F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ये क्या हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक है।
और साइक्लिक में अगर एरो तीनों एक डायरेक्शन में अगर फॉलो हो रहे हैं तो उसका जो समेशन होगा वो इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ इसमें हमारा क्या है, अगर चलो कोई कहे नहीं सर वेक्टर लिख लो, यहाँ पे वेक्टर थोड़ा अच्छा लगता है, तो अगर ये हमारा दिख रहा है F1 ऐसा, F2 ऐसा, F3 ऐसा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब साइक्लिक ट्राइंगल है। तो साइक्लिक ट्राइंगल में आप क्या बोलोगे, जो F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हमने जो नेट फोर्स है जो आपकी बुक्स में कर रखा है, एनसीईआरटी में या फिर और भी बुक्स में इस तरीके से फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आया हो। आपको कमेंट में बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, आप खुद बताना, मेरे अकॉर्डिंग जो फील आती है वो ज्यादा फील आपको जो मैंने तरीका नंबर 1 करवाया था, है ना, उस वाले तरीके से आपको थोड़ा अच्छा बेटर समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी ने 11th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है उसको ये वाला और आसान लगा होगा, समझ में आ गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस का फायदा वो भी उठा सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।